Today's topic name is इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री की दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीछे जाने वाले हैं। आज से लगभग 4000 से 5000 साल पहले, जब मॉडर्न सिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन और एडवांस्ड मशीन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब साउथ एशिया के एक लार्ज रीजन में ऐसी सेटलमेंट्स डेवलप हो रही थी जहां रोड्स केयरफुली प्लान्ड थी, हाउसेस सिस्टमेटिकली कंस्ट्रक्टेड थे, वेल्स के थ्रू वाटर सप्लाई अवेलेबल थी और वेस्ट वाटर के लिए प्रॉपर डिजाइंड ड्रेनेज सिस्टम मौजूद थे उस टाइम भी। अब जरा सोचिए, इतने पुराने समय में लोग इतनी ऑर्गेनाइज्ड सिटीज कैसे बना रहे थे? उनके पास अर्बन प्लानिंग का इतना नॉलेज कहाँ से आया? उनकी इकोनॉमी कैसे वर्क करती थी? और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर उनके पास एक राइटिंग सिस्टम था, तो हम आज उनकी स्क्रिप्ट को रीड क्यों नहीं करवा रहे? ये क्वेश्चन हमें ले जाते हैं एक फैसिनेटिंग एंशियंट सिविलाइजेशन की तरफ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। प्लीज सी दिस picture clearly because this tells many things. So friends, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंशियंट साउथ एशिया की सबसे इम्पोर्टेंट अर्बन सिविलाइजेशन में से एक थी। इसका मोस्ट डेवलप्ड स्टेज, जिसे मैच्योर हड़प्पन फेज कहा जाता है, अप्रोक्सीमेटली 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच डेट किया जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझना ज़रूरी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ एक सिटी का नाम नहीं था, ये बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड सेटलमेंट्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क था गाइस। इस नेटवर्क में लार्ज सिटीज के साथ टाउन्स, विलेजेस, क्राफ्ट प्रोडक्शंस सेंटर्स और ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स भी इंक्लूडेड थे। हड़प्पन कम्युनिटीज एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंड करती थी उस टाइम, लेकिन उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिर्फ फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने पोट्री, बीड मेकिंग, ज्वेलरी, शेल वर्किंग, मेटलर्जी और अदर स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट डेवलप किए। उनके स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट थे, जो हड़प्पन सेटलमेंट के डिस्टेंट रीजन के साथ एक्सचेंज कनेक्शन भी थे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक और रिमार्केबल फीचर थी इसका अर्बन प्लानिंग सिस्टम। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा और अदर मेजर सेटलमेंट्स से हमें केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, वेल्स, ड्रेनेज सिस्टम्स और वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज के एविडेंस मिलते हैं। लेकिन गाइस, हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में एक मेजर डिफिकल्टी भी है। हड़प्पन पीपल एक राइटिंग सिस्टम यूज करते थे जिसे हम जनरली इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने सील्स, पोट्री और अदर ऑब्जेक्ट्स इस स्क्रिप्ट के न्यूमरस इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किए हैं, लेकिन अभी तक इस स्क्रिप्ट को कंक्लूसिवली डिसाइफर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हड़प्पन पीपल की अपनी राइटिंग वॉइस अभी भी लार्जली इनएक्सेसिबल है। इसलिए हिस्टोरियंस को उनकी सिविलाइजेशन को समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर डिपेंड करना पड़ता है। बिल्डिंग्स, टूल्स, पोट्री, ornaments, seals, burials, food remains और अदर आर्टिफैक्ट्स हमें उनके सोसाइटी और डेली लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों,
आज हम सिर्फ कुछ फेमस सिटीज़ के नाम या डेट्स याद नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ज्योग्राफिकली एक्सटेंट कितना था, मेजर साइट्स कौन से थे, सिटीज़ कैसे प्लान थी, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई, क्राफ्ट्स और टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी उस टाइम, ट्रेड कैसे होता था, इंडस स्क्रिप्ट क्या थी, रिलीजन और सोशल लाइफ के बारे में हमें क्या एविडेंस मिलती है वहाँ से, और फाइनली मैच्योर हड़प्पन अर्बन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंप्लीट जर्नी। सो गाइस, सबसे पहले हमें समझना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन को क्लियरली समझते हैं, यही एक हमारा सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है। सो गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, एंशियंट साउथ एशिया की एक लार्ज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन का नाम इनिशियली इंडस रिवर वैली से एसोसिएटेड आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बेसिस पर रखा गया था। बाद में जब और ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर हुई तो ये क्लियर हुआ कि रीजन हड़प्पन कल्चरल रीजन सिर्फ इंडस वैली तक लिमिटेड नहीं था। इस सिविलाइजेशन का मोस्ट डेवलप्ड अर्बन फेज मैच्योर हड़प्पन फेज था, जो अप्रोक्सीमेटली 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में डेट किया जाता है। लेकिन अगर हम पूरी हड़प्पन ट्रेडिशन की डेवलपमेंट को देखें तो इसका बैकग्राउंड इसे काफ़ी पहले डेवलप होना शुरू हो गया था। अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़ ने ग्रेजुअली सेटल्ड लाइफ डेवलप की उस टाइम। एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन इम्पोर्टेड होने लगे, विलेजेस डेवलप हुए, क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, कम्युनिटीज़ के बीच एक्सचेंज नेटवर्क डेवलप्स हुए। धीरे धीरे कुछ सेटलमेंट्स लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स होने लगे। इसी लॉन्ग प्रोसेस ने लेटर हड़प्पन अर्बन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड की। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन कब देखते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। अर्बन सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक एक्सचेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में इनमें से कई कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियरली दिखाई देते हैं। लार्ज सेटलमेंट्स में ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स मिलते हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन के स्पेशलाइज्ड एविडेंस मिलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वेट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मिलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज के एविडेंस मिलते हैं, और वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए गए थे। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को एंशियंट साउथ एशिया की मेजर ट्रेडिशन में प्लेस किया जाता है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक सिंगल पॉलिटिकल किंगडम के रूप में ऑटोमेटिकली इमेजिन नहीं करना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ह्यूमन सेटलमेंट्स और शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिस का एक्सटेंसिव नेटवर्क क्लियरली दिखाता है। लेकिन हड़प्पन पॉलिटिकल सिस्टम एग्जैक्टली किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज था, इस क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर अभी भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है। हमें उनके रूलर्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसी वजह से सिविलाइजेशन का स्टडी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के केयरफुल इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन origin.
लेट्स डिस्कस दैट। अब गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा है जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ? क्या एक दिन सडनली हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी सिटीज बन गई थी? बिल्कुल नहीं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट एक लॉन्ग एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज की तरफ देखना होगा। जब ह्यूमन कम्युनिटीज ने एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन को इंक्रीजिंगली अडॉप्ट किया, तो उनकी लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस आए। हंटिंग और गैदरिंग पर कंप्लीट डिपेंडेंस के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर ने पीपल को रिलेटिवली सेटल्ड कम्युनिटीज एस्टेब्लिश करने का अपॉर्चुनिटी दिया। परमानेंट या सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स डेवलप होने लगी उस टाइम। हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए गए, फूड प्रोडक्शन मोर ऑर्गेनाइज्ड हुए, एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड किए गए, और ग्रेजुअली कम्युनिटीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स डेवलप होने लगी। इस अर्ली डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए मेहरगढ़ एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। मेहरगढ़ प्रेजेंट डे बलूचिस्तान रीजन में लोकेटेड है। यहाँ अर्ली फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, क्राफ्ट प्रोडक्शन और सेटल्ड लाइफ के इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं गाइस। मेहरगढ़ को डायरेक्टली मैच्योर हड़प्पन सिटी नहीं कहना चाहिए। इंस्टेड ये हमें उन अर्लियर कल्चरल डेवलपमेंट को समझने में हेल्प करता है जो लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन के एमरजेंस के ब्रॉडर बैकग्राउंड का पार्ट थे। अब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस समझिए। जब फार्मर्स अपनी इमीडिएट नीड से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने लगे, तो एग्रीकल्चरल सरप्लस क्रिएट हो सकता था। सरप्लस का मतलब है कि कम्युनिटी के पास इमीडिएट कंजम्पशन के बाद भी एडिशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अवेलेबल हो। ये एडिशनल प्रोडक्शन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर हर इंडिविजुअल को अपना पूरा टाइम फूड प्रोडक्शन में ही स्पेंड करना पड़े, तो स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस का डेवलपमेंट डिफिकल्ट होगा। लेकिन एग्रीकल्चरल सरप्लस अवेलेबल होने पर सोसाइटी के कुछ मेंबर्स अदर एक्टिविटीज़ में स्पेशलाइज्ड कर सकते हैं। कोई पर्सन पोल्ट्री प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड हो सकता है, कोई बीड मेकिंग में, कोई मेटल वर्किंग कर सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, और कोई एक्सचेंज और ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी प्रोसेस को हम ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन के डेवलपमेंट के रूप में समझ सकते हैं। अब एक और डेवलपमेंट हुआ। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल थे। किसी रीजन में पर्टिकुलर स्टोन्स थे, किसी रीजन में शेल रिसोर्सेज थे, और किसी रीजन में मेटल्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। जब कम्युनिटीज़ ने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ एक्सचेंज करना स्टार्ट किया, तो रीजन इंटरेक्शन और इकोनॉमिक नेटवर्क्स डेवलप होने लगे। ग्रेजुअली कुछ सेटलमेंट्स लार्जर और मोर ऑर्गेनाइज्ड होने लगे। अर्ली हड़प्पन पीरियड में सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर और एक्सचेंज नेटवर्क्स में इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देने लगी उस टाइम, और इसी ग्रेजुअल डेवलपमेंट का रिजल्ट था मैच्योर हड़प्पन अर्बनाइजेशन। तो अगर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक सिंपल सीक्वेंस में समझना हो, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले अर्ली एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन से सेटल्ड कम्युनिटीज़ डेवलप हुई। सेटल्ड कम्युनिटीज़ में सरप्लस और स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हुआ। स्पेशलाइजेशन के साथ एक्सचेंज नेटवर्क्स डेवलप हुए, और ग्रेजुअली लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट्स एमर्ज हुई। इसी प्रोसेस ने अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का फाउंडेशन प्रिपेयर किया। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव टू अवर new topic of this video, geographical extent. अब गाइस,
एक बार आप इस मैप को ध्यान से देखिए। यहाँ हमें हड़प्पा मिलता है, यहाँ मोहनजोदारो, गुजरात में धोलावीरा और लोथल, हरियाणा में राखीगढ़ी, राजस्थान में कालीबंगन। अब इन लोकेशन को एक साथ देखिए, आप रियलाइज होगा कि आपको यहाँ की हड़प्पन सिविलाइजेशन किसी एक रिवर वैली या किसी एक सिटी तक लिमिटेड नहीं थी। इसका कल्चरल जोन प्रेजेंट डे पाकिस्तान के लार्ज एरियाज और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के सेवरल रीजन्स तक स्प्रेड था। हड़प्पन साइट्स पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे रीजन्स में डिस्कवर हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हंड्रेड्स ऑफ साइट्स आइडेंटिफाई की है और ब्रॉडर हड़प्पन कल्चरल जोन में सेटलमेंट्स की संख्या इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सब सेटलमेंट्स एक जैसी नहीं थी गाइस। कुछ स्मॉलर टाउन्स थे, कुछ विलेजेस थे जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर हैवीली डिपेंडेंट थे। कुछ साइट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट थी और कुछ सेटलमेंट्स रिसोर्सेज और ट्रेड नेटवर्क से एसोसिएटेड थी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए जिसका नाम है सेटलमेंट हायरार्की। हड़प्पन सेटलमेंट सिस्टम में डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट फंक्शंस के सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। लार्ज अर्बन सेंटर्स के पास सराउंडिंग स्मॉलर सेटलमेंट्स हो सकती थी जो एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल्स, लेबर या अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी। इस तरह एक सिटी को कम्प्लीटली आइसोलेटेड यूनिट के रूप में देखना करेक्ट नहीं होगा। इंस्टेड हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक इंटरकनेक्टेड सेटलमेंट नेटवर्क के रूप में समझना ज़्यादा यूजफुल है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट फीचर थी गाइस। कुछ सेटलमेंट्स रिवर ट्रेंड्स के नियर थे, कुछ रिलेटिवली ड्राई एरियाज में लोकेटेड थे और कुछ कोस्टल रीजन्स के क्लोज थे जैसे लोथल। इसलिए डिफरेंट सेटलमेंट्स को डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस फेस करने पड़ते थे। धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इसका एक्सीलेंट एग्जांपल है गाइस। इसके अलावा हमें एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन मिलता है यहाँ से। हड़प्पन सिविलाइजेशन में शेयर्ड कल्चरल फीचर्स के साथ रीजनल डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती थी। नाउ नेक्स्ट चीज, मेजर हड़प्पन साइट्स। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स को सिस्टमेटिकली समझिए। सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा या हड़प्पा प्रेजेंट डे पंजाब, पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है बिकॉज आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन at Harappa played a major role in establishing the existence and nature of this civilization. हड़प्पा से रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, क्राफ्ट प्रोडक्शन एविडेंस मिले हैं। पोट्री, सील्स, वेट, टूल्स और ब्यूरल एरियाज जैसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। इसलिए हड़प्पा हमें अर्बन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्राफ्ट प्रोडक्शन और ब्यूरल प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है। एक एग्जाम पॉइंट याद रखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा साइट के नाम से डिराइव्ड किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज मोहनजोदारो प्लीज। सो गाइस, अब हम आते हैं मोहनजोदारो पर। मोहनजोदारो प्रेजेंट डे सिंध, पाकिस्तान में लोकेटेड है और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस अर्बन सेंटर्स में से एक था ये। मोहनजोदारो की इम्पोर्टेंस का मेजर रीज़न था इसका सोफिस्टिकेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स, रेजिडेंशियल
स्ट्रक्चर्स, वेल्स, ड्रेनेज सिस्टम्स और लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स के रिमेन्स मिले हैं। सबसे फेमस स्ट्रक्चर है ग्रेट बाथ। यस, ग्रेट बाथ एक लार्ज केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वाटर टैंक या बेदिंग स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में सर्टेनली नहीं कुछ मेंशन है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वाटर रिलेटेड पब्लिक आर्किटेक्चर हड़प्पन अर्बन लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट था। मोहनजोदारो से डिफरेंट सील्स, पोट्री, स्कल्पचर्स, टूल्स और अदर आर्टिफिकेट्स भी मिले आर्टिफैक्ट्स। इसलिए मोहनजोदारो हड़प्पन अर्बन सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चर, सैनिटेशन, क्राफ्ट प्रोडक्शन और मटेरियल कल्चर को समझने के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट साइट है। नेक्स्ट इज धोलावीरा। अब गाइस, अब हम मूव करते हैं गुजरात की ओर। यहाँ लोकेटेड है धोलावीरा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। धोलावीरा गाइस हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोस्ट रिमार्केबल साइट्स में से एक है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ इट्स सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। धोलावीरा एक रिलेटिवली ड्राई एनवायरनमेंट में लोकेटेड था। अब आप सोचिए, अगर आपको एक ड्राई रीजन में थाउजेंड्स ऑफ पीपल के लिए सेटलमेंट मेंटेन करना हो, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सोर्सेज क्या होगा? ऑब्वियसली वाटर। धोलावीरा के इनहेबिटेंट्स ने वाटर को कलेक्ट, स्टोर और मैनेज करने के लिए सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में लार्ज रिजर्वायर्स, चैनल्स, वेल्स और अदर वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज मिलती है। धोलावीरा में फोर्टिफिकेशन और डिफरेंट अर्बन डिविजन्स के एविडेंस भी मिलते हैं। यहाँ से एक फेमस लार्ज साइन बोर्ड भी डिस्कवर हुआ है, जिसे हड़प्पन राइटिंग ट्रेडिशन को समझने के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है। धोलावीरा हमें ये इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि हड़प्पन इंजीनियरिंग लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होती थी। ओके गाइस, these are some points that should be note in your notebook. It's on you whether you want to write it or not, but just listen, it will help you to remember some points. So guys, next site is Rakhigari. So guys, Rakhigari प्रेजेंट डे हरियाणा में लोकेटेड है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हड़प्पन साइट्स में एक मेजर सेटलमेंट है। इसकी लार्ज साइज और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की वजह से राखीगढ़ी हड़प्पन अर्बनाइजेशन के ईस्टर्न एक्सटेंट को अंडरस्टैंड करने में पर्टिकुलरली यूजफुल है। इस साइट से सेटलमेंट स्ट्रक्चर्स, क्राफ्ट एक्टिविटीज, ब्यूरियल और एवरीडे लाइफ से रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। राखीगढ़ी की इंपॉर्टेंस ये भी शो करती है कि हड़प्पन अर्बन ट्रेडिशन सिर्फ इंडस वैली के वेस्टर्न रीजन तक लिमिटेड नहीं था। नेक्स्ट चीज लोथल। गुजरात में लोकेटेड गाइस लोथल भी एक इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट है। लोथल को पर्टिकुलरली क्राफ्ट प्रोडक्शन और लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है। यहाँ बीड मेकिंग और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के एविडेंस मिलते हैं। लोथल की सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल फीचर में से एक लार्ज ब्रिक स्ट्रक्चर, रिमेंबर दैट, एक लार्ज ब्रिक स्ट्रक्चर जिसे ट्रेडिशनली डॉकयार्ड के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ एक इम्पोर्टेंट एकेडमिक क्वेश्चन याद रखिए, इस स्ट्रक्चर की इंटरप्रिटेशन पर स्कॉलर्स के बीच डिबेट है। कुछ रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि ये वाटर स्टोरेज फैसिलिटी भी हो सकती है। इसलिए एग्ज़ाम या एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन में ये कहना बेटर है कि लोथल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड करता है, वाइल एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ इट्स लार्ज ब्रिक स्ट्रक्चर
remains debated. That's my point of view. Next is कालीबंगान. So, अब हम राजस्थान में लोकेटेड कालीबंगन की बात करते हैं गाइस. कालीबंगन एग्रीकल्चर के स्टडी के लिए पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है. यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को प्लग्ड फील्ड का एविडेंस मिला है. ये डिस्कवरी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमें हरप्पन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रोवाइड करती है. कालीबंगन से फायर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं जिन्हें कुछ स्कॉलर्स रिचुअल एक्टिविटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करते हैं. इसके अलावा चाहुंद्रो, घनेरी घनवेरी वाला और अदर सेटलमेंट्स भी हरप्पन सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में वैल्यूबल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं. गाइस, यहाँ एक इम्पोर्टेंट लर्निंग पॉइंट है. हरप्पन सिविलाइजेशन को समझने के लिए मल्टीपल आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एविडेंस कंपेयर करना ज़रूरी है. हरप्पा हमें अर्बन सेटलमेंट्स और ब्यूरियल एविडेंस प्रोवाइड करता है. रिमेंबर दैट मोहनजोदारो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रेट बाथ के लिए इम्पोर्टेंट है. धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है. लोथल क्राफ्ट प्रोडक्शन और एक्सचेंज नेटवर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है. और कालीबंगन एग्रीकल्चरल एविडेंस के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है. इस तरह डिफरेंट साइट्स इस सिविलाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स समझने में हेल्प करती है हमें. नाउ नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट. सो अब तक हमने देखा कि हरप्पन सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुई और कहाँ से मेजर साइट्स इम्पोर्टेंट है. लेकिन हिस्ट्री को प्रॉपर समझने के लिए हमें टाइम को भी अंडरस्टैंड करना होता है. हरप्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉडली 3 मेजर आर्कियोलॉजिकल फेज में डिवाइड किया जाता है. अर्ली हरप्पन फेज, दिस, देन मैच्योर हरप्पन फेज, देन लेट हरप्पन फेज. अब इन 3 फेज को केयरफुली समझते हैं. अर्ली हरप्पन फेज को गाइस ब्रॉडली 3300 बी से 2600 BC के अराउंड प्लेस किया जाता है. इस पीरियड में लार्ज फुली डेवलप्ड सिटीज़ अभी भी अपने मैच्योर हड़प्पन फॉर्म में नहीं आई थी, लेकिन सेटलमेंट्स इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स हो रही थी. एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी. क्राफ्ट प्रोडक्शन डेवलप हो रही थी. रीजनल एक्सचेंज नेटवर्क्स एक्सपेंड हो रहे थे और कुछ सेटलमेंट्स में लार्जर एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर और फोर्टिफिकेशन जैसे फीचर्स भी अपीयर होने लगे. डिफरेंट रीजनल ट्रेडिशनल जैसे कोटरीजी और हाकरा रिलेटेड ट्रेडिशंस इस ब्रॉडर डेवलपमेंट बैकग्राउंड का पार्ट थी. इसलिए अर्ली हड़प्पन फेज को हम अर्बन सिविलाइजेशन की प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट स्टेज के रूप में समझ सकते हैं. यू कैन रीड दिस सेम थिंग फ्रॉम दिस कंटेंट. नेक्स्ट इज मैच्योर हड़प्पन फेज. अप्रोक्सीमेटली 2600 BC के अराउंड हड़प्पन अर्बन सिस्टम अपने पीक फेज में एंटर करता है. गाइस, वन थिंग you should remember, don't take these dates seriously. If you are preparing for government exam, then always depend on the dates that SSC thinks that is right in as per your previous question papers. Okay, I hope you understand that. So इस फेज को मैच्योर हड़प्पन फेज कहा जाता है गाइस, और ये अप्रोक्सीमेटली 2600 BC से 1900 BC तक कंटिन्यू करता है. ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोस्ट डेवलप्ड अर्बन स्टेज था. इसी पीरियड में लार्ज सिटीज फ्लरिश हुई. टाउन प्लानिंग हाईली ऑर्गेनाइज हुई. स्टैंडर्डाइज्ड बिग ब्रिक्स और वेट्स का वाइड स्प्रेड यूज हुआ. ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम डेवलप हुए. वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए गए. क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन एक्सपेंड हुई और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क्स स्ट्रेंथन हुए.
हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और अदर मेजर सेटलमेंट्स इस मैच्योर हड़प्पन अर्बन ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं. I hope you understand that, guys. Please see these points also. Now, next is later Harappan phase. So, guys, approximately 1900 BCE के बाद हड़प्पन अर्बन सिस्टम में सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी बिगिन होता है. लार्ज सिटीज ग्रेजुअली डिक्लाइन या ट्रांसफॉर्म होने लगती है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क्स वीकन होते हैं. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स जैसे पहले जैसे मेंटेन नहीं होते. सेटलमेंट पैटर्न्स इंक्रीजिंगली रीजनल हो जाते हैं. लेकिन यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट करेक्शन है. हड़प्पन सिविलाइजेशन 1900 BCE में सडनली डिस्पेयर नहीं हुई थी. पीपल कंटिन्यू कर रहे थे. कुछ सेटलमेंट्स कंटिन्यू हुई. कुछ पॉपुलेशन डिफरेंट रीजन्स की तरफ मूव होनी शुरू की और कुछ हड़प्पन कल्चरल ट्रेडिशन डिफरेंट रीजनल फॉर्म्स में कंटिन्यू हुई. इसलिए हिस्टोरियंस आज जनरली कंप्लीट डिसअपीयरेंस के बजाय अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनलाइजेशन एंड कल्चरल कॉन्टिन्यूटी की लैंग्वेज यूज़ करना प्रीफर करते हैं. ये डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्या था, तो सिर्फ ये मत लिखिए कि सिविलाइजेशन डिसअपीयर्ड हुई. बेटर एक्सप्लेनेशन ये है कि गाइस मैच्योर हड़प्पन अर्बन सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 1900 BC के बाद ट्रांसफॉर्म हुआ. लार्ज अर्बन सेंटर्स की इंपॉर्टेंस रिड्यूस हुई. लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क्स वीकेंड हुए और सेटलमेंट्स पैटर्न्स इंक्रीजिंगली रीजनल हुए, while many communities and cultural practices continue रही. Okay, guys, please please see this last point also. If you want to take a screenshot, then take it whenever you want to. So, अब हमें हड़प्पन का बेसिक इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, मेजर साइट्स और क्रोनोलॉजी समझ में आ चुकी है. पर आने वाले हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को एंशियंट अर्बन हिस्ट्री में इतना स्पेशल बनाता है. मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पन टाउन प्लानिंग की. ये सेक्शन हमें सिर्फ ये नहीं बताएगा कि स्ट्रीट्स प्लान्ड थी. हम डिटेल में देखेंगे कि सिटीज़ का स्ट्रक्चर क्या था, कैसे स्ट्रीट्स ऑर्गेनाइज होती थी, हाउसेस कैसे कंस्ट्रक्टेड थे, स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस था, सिटाडेल और लोअर टाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, और ड्रेनेज सिस्टम के साथ टाउन प्लानिंग का कनेक्शन क्या था. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक ऐसी अचीवमेंट को डिटेल में समझने वाले हैं जो इस सिविलाइजेशन को एंशियंट अर्बन हिस्ट्री में बहुत स्पेशल बनाती है, और वो है टाउन प्लानिंग. अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप अप्रोक्सीमेटली 4000 साल पहले एक हड़प्पन सिटी में एंटर कर रहे हैं. आपको हाउसेस, स्ट्रीट्स, ट्रेन्स और पब्लिक स्ट्रक्चर्स रैंडमली स्कैटर्ड नहीं मिल रहे. इंस्टेड सेटलमेंट में एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न दिखाई देता है. स्ट्रीट्स और लेन्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है. हाउसेस को स्पेसिफिक एरियाज में कंस्ट्रक्ट किया गया है. ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रीट्स और हाउसेस के साथ कनेक्ट किया है. वेल्स और वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स भी सेटलमेंट का पार्ट है. अब क्वेश्चन है कि इतनी प्लानिंग के लिए क्या सिर्फ एक स्किल्ड आर्किटेक्ट काफ़ी होता है? हाँ गाइस, बिल्कुल नहीं. इस टाइप की लार्ज स्केल प्लानिंग के लिए गाइस लेबर, रॉ मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन नॉलेज और अर्बन स्पेस को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है हमें. हड़प्पन टाउन प्लानिंग से इसी टाइप की ऑर्गेनाइज्ड कोऑर्डिनेशन का एविडेंस मिलता है हमें गाइस. नाउ गाइस, हड़प्पन सेटलमेंट्स में स्ट्रीट्स और लेन्स को केयरफुली ऑर्गेनाइज किया गया था. मैनी
मेजरमेंट सेटलमेंट्स में लार्जर स्ट्रीट्स को स्मॉलर लेन्स के से कनेक्ट किया गया, जिससे एक अप्रोक्सीमेटली ग्रिड लाइक पैटर्न, रिमेंबर दैट ग्रिड लाइक पैटर्न डेवलप किया होता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि रोड्स रैंडम डायरेक्शन में डेवलप नहीं हुई थी, उनकी पोजीशनिंग सेटलमेंट के ओवरऑल डिज़ाइन का पार्ट थी। इस टाइप की प्लानिंग से मूवमेंट, कंस्ट्रक्शन और ड्रेनेज को मैनेज करना ईजियर हो सकता था। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, हर हरप्पन सिटी एक ही डिज़ाइन को फॉलो नहीं करती थी। रिमेंबर दैट हर हरप्पन सिटी एक एग्जैक्ट डिज़ाइन को फॉलो नहीं करती थी। डिफरेंट सेटलमेंट्स में लोकल वेरिएशंस मिलते हैं। धोलावीरा के अर्बन अरेंजमेंट फॉर एग्जांपल अदर मेजर सिटीज से समहाउ डिफरेंट थे। इसलिए हरप्पन टाउन प्लानिंग को एक रिजिड सिंगल ब्लूप्रिंट के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि शेयर्ड प्लानिंग प्रिंसिपल के साथ रीजनल वेरिएशन के फॉर्म में समझना चाहिए हमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिटाडेल एंड लोअर टाउन। अब एक टर्म को जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आता है वो है सिटाडेल। सेवरल मेजर हरप्पन सेटलमेंट्स में अर्बन एरियाज के कुछ पार्ट्स रिलेटिवली एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स पर कंस्ट्रक्टेड थे गाइस। एलिवेटेड एरियाज को कॉमनली सिटाडेल कहा जाता है, जबकि लार्जर रेजिडेंशियल एरियाज को जनरली लोअर टाउन कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक, हर सेटलमेंट में सिटाडेल और लोअर टाउन का अरेंजमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं था। धोलावीरा के अर्बन डिवीजन कंपैरेटिवली डिस्टिंक्ट था। सिटाडेल का एग्जैक्ट फंक्शन भी कम्प्लीटली सर्टेन नहीं है। इसे ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव या पब्लिक एक्टिविटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर हमें ओवरली डेफिनेट कंक्लूजन अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह स्ट्रक्चर जो डिफेंसिव वॉल्स दिखाई देते हैं, दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइक फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स, उनका फंक्शन सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड रहा हो ये भी सर्टेन नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर्स फ्लडिंग से प्रोटेक्शन या अदर पर्पस भी में भी यूजफुल हो सकते थे उस टाइम। सो चीज सेंट्राइज्ड ब्रिक्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड। सो गाइस, हरप्पन कंस्ट्रक्शन की एक और रिमार्केबल फीचर थी स्टैंडर्डाइज्ड बेक्ड ब्रिक्स का वाइड स्प्रेड यूज। बिल्डर ब्रिक्स को स्टैब्लिश प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करते थे। कॉमनली ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन अप्रोक्सीमेटली 4:2:1 का था, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बीच रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता था। सन ड्राइड ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स दोनों का यूज होता था इस टाइम, लेकिन बेक्ड ब्रिक्स अर्बन कंस्ट्रक्शन में पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट थी। अब सोचिए, अगर एक सिटी में थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स यूज हो रही है तो स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज का क्या एडवांटेज होगा। बिल्डर्स के लिए वॉल्स, ड्रेन्स, वेल्स और अदर स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करना ईजियर और मोर सिस्टमेटिक हो सकता था। स्टैंडर्डाइजेशन ये भी इंडिकेट करती है कि बिल्डर्स के पास एस्टेब्लिश्ड टेक्निकल नॉलेज और कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन थी। नेक्स्ट चीज, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। गाइस, अब एक पूरी पिक्चर को कनेक्ट करके देखिए। हरप्पन टाउन प्लानिंग सिर्फ स्ट्रेट रोड्स बनाने का अचीवमेंट नहीं था, इसमें अर्बन स्पेस को ऑर्गेनाइज करना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को स्टैंडर्डाइज्ड करना, लेबर को कोऑर्डिनेट करना, वाटर को मैनेज करना, वेस्ट वाटर को रिमूव करना और लार्ज स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करना सब इंक्लूड था। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सिमिलर अर्बन प्रिंसिपल जियोग्राफिकली डिस्टेंट सेटलमेंट्स में भी दिखाई देते हैं। ये नेसेसरीली प्रूव करता है कि पूरी हरप्पन सिविलाइजेशन एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का एंटर कंट्रोल थी, लेकिन ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशंस थे, लाइक डिफरेंट एक्सचेंजेस बिटवीन दैम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेनेज एंड सैनिटेशन।
अब टाउन प्लान के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर समझते हैं, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम। सो फ्रेंड्स, एंशियंट सिटीज़ में सबसे डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से एक होती है वेस्ट वाटर को मैनेज करना। इमेजिन कीजिए कि एक सिटी में हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ पीपल रहते हैं। हर घर में बाथिंग, वॉशिंग एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज से वो वेस्ट वाटर जनरेट होगा। अगर ये वेस्ट वाटर स्ट्रीट्स में ही कलेक्ट होने लगे तो क्या होगा? गंदगी बढ़ेगी, मूवमेंट डिफिकल्ट होगा और डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट्स में सैनिटेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। हड़प्पन कम्युनिटीज़ ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली एड्रेस किया। मैं कई हाउसेज में बाथिंग एरियाज और ड्रेनेज अरेंजमेंट्स थे जो लार्जर स्ट्रीट्स ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। इसका मतलब हाउस होल्ड वेस्ट वाटर को डायरेक्टली ओपन स्ट्रीट्स पर छोड़ने के बजाय ड्रेनेज चैनल्स के थ्रू रिमूव किया जाता था। ड्रेन्स जनरली ब्रिक्स से कंस्ट्रक्टेड किए जाते थे। कुछ ड्रेनेज चैनल्स कवर्ड थे, जबकि कुछ को क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए एक्सेस किया जा सकता था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ ड्रेन्स बनाने तक लिमिटेड नहीं था गाइस। हाउस की ड्रेन तभी इफेक्टिव होगा जब वो स्ट्रीट ड्रेन से प्रॉपरली कनेक्ट हो। और स्ट्रीट ड्रेन तभी यूजफुल होता है जब वेस्ट वाटर को सेटलमेंट के ब्रोडर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। इसलिए हरप्पन ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली अर्बन प्लानिंग का इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है। नाउ you can understand all these things with this content. Next is houses and architecture. गाइस, अब सिटी के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मूव करके एक ऑर्डिनरी हड़प्पन फैमिली के घर के अंदर चलते हैं। हड़प्पन आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट फीचर था मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक्स का यूज़। डिफरेंट सेटलमेंट्स और स्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स मटेरियल्स का यूज़ लोकल रिक्वायरमेंट्स और कंस्ट्रक्शन नीड्स के अकॉर्डिंग वेरी करता था उस टाइम। हड़प्पन हाउसेस का साइज और डिज़ाइन यूनिफॉर्म नहीं था। कुछ हाउसेस रिलेटिवली स्मॉल थे, जबकि कुछ लार्जर स्ट्रक्चर्स में मल्टीपल रूम्स थे। इस वेरिएशन से ये इंडिकेशन मिलता है कि हड़प्पन सोसाइटी में हाउस होल्ड्स कम्प्लीटली आइडेंटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस में नहीं रहते थे। आइडेंटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस दैट आई वाज सेइंग, यानी ये एज्यूम करना करेक्ट नहीं होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हर पर्सन एग्जैक्टली सेम टाइप के हाउस में रहता था। So next is, in this we should talk about courtyard houses. Many houses को guys कोर्टयार्ड के अराउंड ऑर्गेनाइज किया गया था। कोर्टयार्ड से हाउस के अंदर नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन प्रोवाइड हो सकती थी। ये हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए भी यूजफुल स्पेस हो सकता था। इस टाइप का डिज़ाइन हॉट क्लाइमेट में पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल हो सकता था, बिकॉज ओपन कोर्टयार्ड हाउस के डिफरेंट रूम्स को लाइट और एयर प्रोवाइड कर सकता था। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हाउस होल्ड फैसिलिटीज़, सो गाइस कुछ हाउसेज में बाथिंग एरियाज और ड्रेनेज कनेक्शन के एविडेंस भी मिलते हैं। इससे हमें समझ आता है कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर और अर्बन सैनिटेशन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड थे। हाउस सिर्फ लिविंग स्पेस नहीं था, उसकी कंस्ट्रक्शन को ब्रॉडर स्ट्रीट और ड्रेनेज नेटवर्क के साथ कोऑर्डिनेट किया गया था। यही हड़प्पन आर्किटेक्चर की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्राइवेट रेजिडेंशियल स्पेस और पब्लिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कनेक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ, अगर हड़प्पन हाउसेज में कोर्टयार्ड्स, बाथिंग एरियाज और ड्रेनेज फैसिलिटीज़ थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि हड़प्पन सोसाइटी में अर्बन लाइफ हाईली डेवलप्ड थी? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डेफिनेटली इंडिकेट्स अ कंसिडरेबल लेवल ऑफ अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन
हमें ये भी रिमेम्बर करना चाहिए कि डिफरेंट हाउसेज और सेटलमेंट्स में फैसिलिटीज़ का लेवल सेम नहीं था। आर्कियोलॉजी हमें वेरिएशंस भी दिखाती है। प्लीज सी दिस कंटेंट ऑल्सो। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक गाइस अब। सो गाइस, अब एक सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक फाउंडेशन को समझते हैं। चाहे सिटी कितनी भी एडवांस हो चुकी हो, उनकी पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए। हड़प्पन इकोनॉमी की बेसिक फाउंडेशन में एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री का मेजर रोल रहा था। फार्मर डिफरेंट क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी इकोनॉमिक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट थे। लेकिन हड़प्पन कल्चर को समझना इतना सिंपल नहीं है कि हम बस हड़प्पन वर फार्मर्स कह के छोड़ दें। उनकी एग्रीकल्चर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स और डिफरेंट वाटर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वेरी करती थी। रिवर सिस्टम्स, रेनफॉल और लोकल सोइल्स कंडीशंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे उस टाइम। प्लग्ड फील्ड, हड़प्पन एग्रीकल्चर के एक पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कालीबंगन कालीबंगन से मिला है। यहाँ आर्कियोलॉजिकल को एक प्लग्ड फील्ड के एविडेंस मिले हैं। ये डिस्कवरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ हमें फार्मिंग प्रैक्टिस का डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। फील्ड पर प्लगिंग के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इस एविडेंस से हमें पता चलता है कि हड़प्पन फार्मर्स लैंड को ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर मेथड्स के थ्रू कल्टीवेट करते थे। We also get evidence of agriculture from Mehergar also, as you can see in content. नेक्स्ट इज क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी। अब हम हड़प्पन इकोनॉमी के दूसरे इंपॉर्टेंट पिलर पर आते हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। सो हड़प्पन पीपल सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हड़प्पन क्राफ्ट्स पीपल डिफरेंट मटेरियल्स को प्रोसेस करके एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स में मैन्युफैक्चर करते थे। ये क्राफ्ट्स इतनी डाइवर्स थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को एंशियंट साउथ एशिया की इंपॉर्टेंट क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग ट्रेडिशंस में काउंट किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पोट्री। सबसे कॉमन आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स में से एक है पोट्री। पोट्री बनाने के लिए सूटेबल क्ले को प्रिपेयर करना, शेप देना और फायरिंग प्रोसेस से हार्ड बनाना पड़ता है गाइस। हड़प्पन साइट से लार्ज क्वांटिटीज में पोट्री रिकवर हुई है। इससे पता चलता है कि पोट्री प्रोडक्शन डेली लाइफ के साथ साथ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी भी थी। पोट्री का यूज़ कुकिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और सर्विंग जैसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता था। नेक्स्ट इज बीड मेकिंग। हड़प्पन बीड मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलरली सोफिस्टिकेटेड थे। क्राफ्ट्स पीपल स्टोन्स को केयरफुली कट, पॉलिश और ड्रिल करते थे। कुछ मटेरियल्स को शेप देने से पहले हीट या अदर ट्रीटमेंट्स भी दिए जा सकते थे। इसलिए बीड मेकिंग हड़प्पन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन और टेक्निकल स्किल्स का एक्सीलेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट इज मेटलर्जी। सो गाइस,
अब तक हमने हरपन क्राफ्ट्स के बारे में जाना, लेकिन क्राफ्ट्स की बात हो और मेटलर्जी यानी मेटल्स को ऑब्टेन, प्रोसेस और यूज़ करने की टेक्नोलॉजी की बात हो ना हो, तो हरप्पन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की पिक्चर इनकम्प्लीट रहेगी। हरप्पन पीपर गाइस डिफरेंट मेटल्स का यूज़ करते थे, जिसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट थे। कॉपर का यूज़ टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, ऑर्नामेंट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए किया जाता था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये भी सजेस्ट करता है हमें कि मेटल वर्किंग का नॉलेज अर्ली हड़प्पन पीरियड में ही प्रेजेंट था और लेटर फेस में ये और डेवलप हुआ। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेटल को सिंपली ग्राउंड से निकाल कर टूल नहीं बनाया जा सकता। पहले ओर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसे प्रोसेस करके मेटल ऑब्टेन करना पड़ता है। उसके बाद मेटल को डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो इसमें हमें अगर मेटलर्जी में एग्जांपल देखना हो, तो हम एक एग्जांपल है काफ़ी फेमस, डांसिंग गर्ल। हरप्पन मेटलर्जी का एक एक्सट्रीमली फेमस एग्जांपल ये डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो है। ये एक स्मॉल ब्रोंज फिगरिन है। इसे सोफिस्टिकेटेड मेटल वर्किंग टेक्निक से बनाया गया था। ये फिगर इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स डेमोन्स्ट्रेट ब्रोंज कास्टिंग, आर्टिस्टिक स्किल और ह्यूमन फॉर्म को प्रेजेंट करने की टेक्निकल एबिलिटी। इस ऑब्जेक्ट को जनरली लोस्ट वैक्स कास्टिंग ट्रेडिशनल के एक्सीलेंट एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस किया जाता है। वैसे प्लीज सी दिस कंटेंट if you want to take increase in screenshot and take. I think this is not so much important for you. Let's continue our story. Yes, this is our dancing girl, and that's the content. So next is priest king. मोहनजोदारो से एक और फेमस फेमस ऑब्जेक्ट हमें मिला, जिसे कॉमनली प्रीस्ट किंग कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस नाम को केयरफुली समझिए। प्रीस्ट किंग एंशंट हड़प्पा टेक्स्ट का टाइटल नहीं है। ये मॉडर्न स्कॉलर द्वारा दिया गया एक नाम है, और इस बात को डायरेक्ट एविडेंस नहीं कहा जा सकता कि फिगर ये एक्चुअली प्रीस्ट या किंग को रिप्रेजेंट करती थी। फिगर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें केयरफुली कार्व्ड फेस, बियर्ड और पैटर्न्ड गारमेंट दिखाई देते हैं। यह हरप्पन स्टोन कार्विंग और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन की क्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसलिए आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को नाम से नहीं, एविडेंस के बेसिस पर इंटरप्रेट करना चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेड एंड कॉमर्स। सो गाइस, अब हम हरप्पन इकोनॉमी के एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब तक हमने देखा कि हरप्पन कम्युनिटीज एग्रीकल्चर करती थी, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट डेवलप हो चुके थे, और मेटल्स, स्टोन्स, शेल्स और अदर मटेरियल्स प्रोसेस किए जाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हर रॉ मटेरियल हर रीजन में अवेलेबल नहीं था। कोस्टल एरियाज में शेल रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो सकते थे, सर्टेन रीजन्स में पर्टिकुलर स्टोन मिलते थे। कॉपर की इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज राजस्थान के अरावली रीजन में थे, इसलिए डिफरेंट रीजन्स के बीच एक्सचेंज ऑफ नेचुरल इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज वेरी इम्पोर्टेंट, वॉज वेरी इम्पोर्टेंट दैट टाइम। हरपन टेक्नोलॉजी, जो हरपन ट्रेड को हम ब्रॉडली
दो लेवल्स पर समझ सकते हैं। पहला इंटरनल और रीजनल एक्सचेंज, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जिसमें हड़प्पन कम्युनिटीज डिस्टेंट रीजन्स के साथ कनेक्टेड थी, और इंटरनल एक्सचेंज जिसमें हड़प्पन कल्चरल जोन के डिफरेंट सेटलमेंट्स के बीच गुड्स मूव होते थे। प्लीज सी दिस कंटेंट। If you want to take a screenshot, then take. Yes, please remember that point. Mesopotamian texts also refer to a region called Meluha, which many scholars associate with the Indus region. And if we are talking about trade, we should talk about one site which called Lothal, because यहाँ लोथल का नाम गाइस इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोथल को ट्रेडिशनली एक इम्पोर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड सेंटर के रूप में डिस्कस किया जाता है, लेकिन लोथल के लार्ज ब्रिक बेसिन को डॉकयार्ड कहना कम्प्लीटली सर्टेन नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। कुछ स्कॉलर्स ने अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन सजेस्ट की है कि ये स्ट्रक्चर वाटर स्टोरेज फैसिलिटी हो सकता था। अगर हम गाइस ये कहें ट्रेड की इम्पोर्टेंस सिर्फ प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं था। ट्रेड्स ने ट्रेड ने विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, क्राफ्ट सेंटर्स और डिफरेंट रीजन्स को इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट बनाने में रोल प्ले किया। ओके गाइस, प्लीज सी दिस कंटेंट। वेट एंड मेजर्स। सपोज एक ट्रेडर के पास वैल्यूबल स्टोन्स है और बायर यू से परचेस करना चाहता है। बायर पूछेगा क्वांटिटी कितनी है। ट्रेडर एक रैंडम आंसर दे दे तो ट्रांजैक्शन रिलायबल नहीं होगा। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से लार्ज नंबर्स में केयरफुली शेप्ड स्टोन वेट्स डिस्कवर हुए हैं। मैनी वेट्स चर्ट जैसे स्टोन से बनाए गए थे और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म और न्यूमेरिकल रिलेशनशिप फॉलो करते थे। अब सोचिए कि डिफरेंट सेटलमेंट्स में सिमिलर मेजरमेंट कन्वेंशन अवेलेबल है। इससे ट्रेडर्स और क्राफ्ट्स पीपल को ट्रांजैक्शन में कंसिस्टेंसी मिल सकती थी। नाउ वी शुड ऑल्सो नो अबाउट लोथल आइवोरी स्केल। मेजरमेंट सिर्फ वेट तक लिमिटेड नहीं था, लोथल से एक आइवोरी स्केल भी डिस्कवर हुई है। ये एविडेंस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हड़प्पन पीपल लेंथ या डायमेंशन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ एक सबटल पॉइंट याद रखिए, हड़प्पन पीपल सॉरी हर हड़प्पन वेट एंटायर सिविलाइजेशन में एब्सोल्युटली आइडेंटिकल था, ये कहना साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में कुछ रीजनल वेरिएशन भी मिलती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हड़प्पन कम्युनिटीज़ के पास एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट थे जो ट्रेड्स और क्राफ्ट प्रोडक्शन को सपोर्ट करते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट इज सील्स। सो गाइस, अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे रिकॉग्नाइजेबल आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक पर आते हैं, जिसे कहते हैं सील्स। हड़प्पन सील्स कॉमनली स्टेटाइट से बनाए जाते थे।
स्टेटाइट एक रिलेटिवली सॉफ्ट स्टोन है जिसे शेप और कार्व करना कंपैरेटिवली ईजियर होता है। मैनी सील्स पर एक एनिमल इमेज के साथ साइंस भी प्रेजेंट होते हैं जो इंडस राइटिंग सिस्टम से एसोसिएटेड है। आप ये चीज़ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। सो सबसे फेमस एनिमल मोटिफ है यूनिकॉर्न। इस एनिमल को कॉमनली यूनिकॉर्न कहा जाता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आइडेंटिटी सर्टेन नहीं है। अदर सील्स पर बुल्स, एलिफेंट्स, राइनोसोरस और अदर एनिमल्स भी दिखाई देते हैं। अब गाइस, एक क्वेश्चन ये आता है, सील्स का एक्चुअल यूज़ क्या था? इसका एक पॉसिबल फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक हो सकता था। कुछ सील्स का यूज़ क्ले पर इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता था। ये इम्प्रेशन किसी पैकेज, कंटेनर या गुड्स के ओनर, प्रोड्यूसर, ट्रेडर या इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते थे। लेकिन सील्स का एग्जैक्ट फंक्शन हर केस में कंजिक्यूटिवली नोन नहीं है। सो नाउ वी शुड टॉक अबाउट पशुपति सील। ये एक एक्सट्रीमली फेमस सील है और हाईली डिबेटेड भी, जिसे हम पशुपति सील के नाम से जानते हैं। ये मोहनजोदारो से डिस्कवर हुआ एक स्मॉल स्टेटाइट सील है। इसमें एक सेंट्रल ह्यूमन लाइक फिगर सीटेड पोजीशन में दिखाई देता है और उसके अराउंड डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंटेड है, जिनमें एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर और बुफेलो आइडेंटिफाई किए गए हैं। सम स्कॉलर्स थिंक्स दैट दिस फिगर आइडेंटिफाइड एज लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। कुछ स्कॉलर्स ने इस फिगर को लेटर हिंदू डिटी शिवा यानी महादेव जी के पॉसिबल अर्ली कनेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस किया है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत केयरफुली याद रखिए, ये आइडेंटिफिकेशन कंजिक्यूटिवली प्रूवन नहीं है। पशुपति सील नाम खुद मॉडर्न स्कॉलर इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है। हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि सील पर डिपिक्टेड फिगर एक्चुअली कौन थी या उसका रिलीजियस मीनिंग क्या था। So I hope you understand all those things. Please see this content also. Now, next is इंडस स्क्रिप्ट। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे फेमस मिस्ट्रीज में से एक पर हम आ गए हैं, जो है इंडस स्क्रिप्ट। हड़प्पन पीपल साइंस का एक डिस्टिंक्टिव सिस्टम यूज करते हैं। ये साइंस स्टैम्प, सील्स, पोर्ट्री, टैबलेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स पर डिस्कवर हुए हैं। आर्कोलॉजिस्ट ने हंड्रेड्स ऑफ डिस्टिंक्ट साइंस आइडेंटिफाई किए हैं, ऑल्दो ये कम्प्लीटली क्लियर नहीं है कि हर रिकॉर्डेड साइन एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर था या साइन वेरिएशंस थे। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है, अगर स्क्रिप्ट मिल गई है तो हम इसे रीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेन रीज़न ये है कि स्क्रिप्ट को अभी तक कंज्यूक्टिवली कंज्यूक्टिवली डिसाइफर नहीं किया गया है। बहुत सी इंस्क्रिप्शन एक्सट्रीमली शॉर्ट है, जैसे अरपन सॉरी एंशियंट इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स के केस में रोसेता स्टोन जैसे बाइलिंगुअल एविडेंस ने डिपिक्टमेंट में मेजर रोल प्ले किया था। लेकिन हरप्पन स्क्रिप्ट के केस में हमें अभी तक कोई सिक्योरली आइडेंटिफाइड बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन नहीं मिले जो ट्रांसलेशन के लिए लाइबल की प्रोवाइड करे। धोलावीरा से एक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग लार्ज साइन बोर्ड भी डिस्कवर हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि राइटिंग्स या सिंबॉलिक साइंस सिर्फ सिर्फ टाइनी सील्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे।
अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से एक पर आते हैं, रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये टॉपिक डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि हड़प्पन्स ने हमें कोई भी रीडेबल रिलीजियस टेक्स्ट नहीं दिया जिसमें क्लियरली लिखा हो कि उनके गॉड्स कौन थे, रिचुअल्स क्या थे और रिलीजियस बिलीव्स क्या थे। इसलिए हिस्टोरियंस को सील्स, एनिमल रिप्रेजेंटेशन, फिगरेंस, म्यूरल प्रैक्टिसेस, बाथिंग स्ट्रक्चर्स और अदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर इंटरप्रिटेशन डेवलप करनी पड़ती है, जिसमें हमें एक फीमेल फिगरीन का एग्जांपल मिलता है। हरपन साइट से लार्ज नंबर्स में टेराकोटा फीमेल फिगरीन्स डिस्कवर हुई है। अर्लियर स्कॉलर्स ने इनमें से कुछ फिगर्स को मदर गॉडेस या फर्टिलिटी डीटी के रिप्रेजेंटेशन के रूप में इंटरप्रेट किया है। रीज़न था ये कि ये फिगर्स जो फीमेल्स की थी, फीमेल फॉर्म में थी, उस टाइम ये एक एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंस रखती थी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से। हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि ये सारी फीमेल फिगरेंस किसी पर्टिकुलर गॉडेस को रिप्रेजेंट करती थी या वो एक्चुअली वर्शिप ऑब्जेक्ट थी या नहीं। इसलिए एग्जाम में हरप्पन वर्शिप्ड मदर गॉडेस को एब्सोल्यूट फैक्ट की तरह लिखने की बजाय बेटर है कहना कि फीमेल figurines have traditionally been interpreted as possible fertility-related figures, but their exact purpose remains uncertain. Well, that's also given to your exam books and their answers that written inside them. This is Pashupati seal that you can see. This is some this is some information regarding the Pashupati seal. If you want to take in screenshot, then you can take, and also about Great Bath at Mohenjo-daro. See, so Great Bath of Mohenjo-daro. So guys, after that, we'll directly jump to the transformation and decline of Harappan's civilization. Let's discuss this topic first. So guys, अब एक ऐसे स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं जो हरप्पन सिविलाइजेशन के आइडेंटिटी का ऑलमोस्ट सिंबल बन चुका है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर बाथिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, जो केयरफुली लेड ब्रिक्स और वाटर प्रूफिंग मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके सेंट्रल पार्ट में एक लार्ज टैंक था उस टाइम। सो टैंक में एंटर और एग्जिट करने के लिए स्टेप्स प्रोवाइड किए गए थे। इस स्ट्रक्चर के अराउंड एडिशनल रूम्स और आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे। अब सोचिए, अगर किसी एंशियंट सोसाइटी को एक लार्ज वाटर प्रूफ टैंक कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या क्या नॉलेज चाहिए हमें। उसे ब्रिक कंस्ट्रक्शन का नॉलेज चाहिए, वाटर को लीक होने से प्रिवेंट करने के लिए वाटर प्रूफिंग टेक्निक्स चाहिए, वाटर को फिल और ड्रेन करने के लिए अरेंजमेंट्स चाहिए, और एंटायर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइज लेबर चाहिए। वॉज इट अ वी शुड नो वन थिंग, वॉज इट अ स्विमिंग पूल? वेल, आई डोंट थिंक सो। इस कंक्लूजन इस कंक्लूजन को डायरेक्टली एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। इस स्ट्रक्चर का साइज और डिज़ाइन सजेस्ट करता है कि ये ऑर्डिनरी हाउस होल्ड बाथिंग फैसिलिटी से डिफरेंट था। पॉसिबली ये एक प्लेस हो सकता है परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग पब्लिक रिचुअल्स और फॉर सोशल गैदरिंग में भी। एक वाइडली डिस्कस्ड इंटरप्रिटेशन में ये है कि इसका यूज़ रिचुअल बाथिंग और प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता था।
So in the end, we can say ग्रेट बाथ को हरप्पन वाटर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और पॉसिबल रिचुअल प्रैक्टिसेस के एविडेंस के रूप में समझना अप्रोप्रिएट है. नाउ आई हैव मोर कंटेंट regarding Indus Valley civilization. Please see that and take notes from this. I will slowly move these notes. And also, guys, apologies for some interventions that came, like some notifications that you see of WhatsApp. So ignore that. These are some jewelry or ornaments evidence that founded by the archaeologists. These are some evidence of burials. One thing you should know, that is, there is no evidence of one king that ruled the entire this civilization. There can be three broad possibilities that have been discussed by these scholars. First, a centralized state or federation may have coordinated much of the Harpan world. Major cities may have functioned as relatively independent city-states. Political authority may have been distributed among different regional institutions, communities, or elites. I already explained these points, so I think there is no need to explain it again. So, decline of the civilization. So guys, अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे डिबेटेड क्वेश्चन में से एक पर आ गए हैं. मैच्योर हड़प्पन सिटीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, और एक हम इसे एक डिक्लाइन के रूप में देख सकते हैं. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 1900 BCE के बाद हड़प्पन अर्बन सिस्टम में मेजर चेंजेस दिखाई देते हैं. लेकिन सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना ज़रूरी है. हड़प्पन सिविलाइजेशन एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था. ना ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें एक सिंगल कोर्स प्रोवाइड करता है जो कंप्लीट सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करता है.
जैसे कि वॉर। इंस्टेड एविडेंस सजेस्ट करते हैं gradual process of urban decline and regional transformation, and in this there is many factors such as environmental changes। possible factors में हम guys environmental changes important मानते हैं। हरप्पन एग्रीकल्चर, रेनफॉल, रिवर सिस्टम्स और लोकल गवर्नमेंट सॉरी लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करती थी। अगर रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हुए या एनवायरनमेंट इंक्रीजिंगली ड्राई हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट लार्ज अर्बन पॉपुलेशन पर पड़ सकता है। नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है चेंज इन रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में चेंज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है गाइस। कुछ रिवर्स के कोर्स चेंज हुए होंगे या उनका फ्लो रिड्यूस हुआ होगा। अगर किसी सेटलमेंट्स की गाइस वाटर सप्लाईज और एग्रीकल्चरल बेस वीकन हो जाए तो लार्ज अर्बन पॉपुलेशन को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट चीज डिक्लाइन इन लॉन्ग ट्रेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क्स वीकन हुए तो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो सकती थी। इसका इम्पैक्ट स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन पर भी पड़ सकता था। यानी ट्रेड डिक्लाइन सिर्फ ट्रेडर्स को अफेक्ट नहीं करता, ये क्राफ्ट्स पीपल, रॉ मटेरियल सप्लायर्स और अर्बन इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर सकता था। नेक्स्ट चीज पॉपुलेशन मूवमेंट, एक और इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि हड़प्पन पॉपुलेशन सिंपली डिसअपेयर नहीं हुई। इंस्टेड मैनी पीपल डिफरेंट रीजन्स की तरफ मूव हुए। कुछ ईस्टर्न में सेटलमेंट्स कुछ ने में ईस्टर्न रीजन में सेटलमेंट्स डेवलप किए हुए हो गए और कल्चरल ट्रेडिशंस अडेप्ट किए होगी डिफरेंट्स। देयरफॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक्चुअली अर्बन सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन था। दैट टाइम मे बी लार्ज सिटीज़ की इंपॉर्टेंस रिड्यूस हुई होगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वीकन हुआ होगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस कम हुआ होगा, पॉपुलेशन डिफरेंट एरियाज में रीडिस्ट्रीब्यूट हुई होगी और हड़प्पन कल्चरल ट्रेडिशन डिफरेंट रीजनल सोसाइटीज़ में कंटिन्यू रहा होगा। Please read this content. Above all this content is same that I explained in Hindi. You should know one thing also, guys. Invasion theory, because हमें इस थ्योरी की बात करनी चाहिए क्योंकि इसके बारे में फ्रिक्वेंटली डिस्कशन मेंशन है। अर्लियर इंटरप्रिटेशन ने कभी कभी हड़प्पन अर्बन डिक्लाइन को एक्सटर्नल इन्वेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं फिर से टॉपिक का नाम बोल रहा हूँ, इन्वेजन थ्योरी। लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर प्रेजेंट करती है। कल्चरल एविडेंस को देखते हुए हड़प्पन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपली एक इन्वेडिंग आर्मी की अटैक के रिजल्ट के रूप में एक्सप्लेन करना अप्रोप्रिएट नहीं था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एनवायरमेंटल चेंजेस, रिवर सिस्टम चेंजेस, एग्रीकल्चरल डिफिकल्टीज, वीकनिंग ट्रेड नेटवर्क्स और पॉपुलेशन मूवमेंट जैसे मल्टीपल फैक्टर्स की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करता है। सो सिर्फ ये कहना कि
एक सिंगल इन्वेजन ने एक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कहना गलत होगा। इसके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि डिस्कवर्ड किए गए हैं। सो so, now we should know in the end why the Indus Valley civilization is important. So guys, अब एक मेजर फाइनल क्वेश्चन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हिस्ट्री में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? इसका आंसर सिर्फ ये नहीं है कि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सोसाइटी इन ब्रॉन्ज एज साउथ एशिया। सबसे पहले हड़प्पन्स ने प्लैन्ड अर्बन सेटलमेंट्स डेवलप की। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी सिटीज़ में ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट, रेजिडेंशियल एरियाज, ड्रेनेज सिस्टम, वेल्स और पब्लिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं। सेकंड, उन्होंने रिमार्केबल वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन सिस्टम्स डेवलप किए। ड्रेन्स, वेल्स, बाथिंग एरियाज और रिजर्वेयर्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वाटर को केयरफुली मैनेज किया जाता था उस टाइम। इग्नोर दैट। सो गाइस, थर्ड रीजन हो सकता है हड़प्पन क्राफ्ट्स पीपल हाईली स्पेशलाइज थे। उन्होंने बीड्स, पोट्री, ज्वेलरी, शेल ऑब्जेक्ट्स, मेटल टूल्स और टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस किए। मैनी क्राफ्ट्स के लिए कंसिडरेबल टेक्नोलॉजी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। फोर्थ, मेटलर्जी में भी कंसिडरेबल डेवलपमेंट की उन्होंने। कॉपर और ब्रॉन्ज टूल्स और ऑर्नामेंट्स के लिए यूज हुए, जबकि गोल्ड और सिल्वर वैल्यूबल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट थे। फिफ्थ पॉइंट, हड़प्पन्स एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स मेंटेन करते थे। उनके इकोनॉमिक कनेक्शन अफगानिस्तान, पर्शियन गल्फ, मेसोपोटामिया और अदर रीजन्स तक एक्सटेंड होते थे। सिक्स्थ पॉइंट इज स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। किसका एविडेंस प्रोवाइड करते हैं हमें? इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये सिस्टम ट्रेड और क्राफ्ट प्रोडक्शन का एक एफिशिएंट एग्जांपल था। सेवंथ, इंडस स्क्रिप्ट हमें एक सोफिस्टिकेटेड सिंबल कम्युनिकेशन सिस्टम का एविडेंस देती है, ऑल्दो स्क्रिप्ट अभी तक कंक्लूसिवली डिसाइफर नहीं हुई है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम वर्ड्स दैट आई pronounced them incorrectly. I apologize for that. So, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करती है ब्रॉन्ज एज साउथ एशिया में लार्ज स्केल अर्बन डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली इम्पोर्टेंट फॉर्म में एमर्ज हुआ था। ये सिविलाइजेशन अपनी यूनिक अर्बन प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट्स, ट्रेड और कल्चरल ट्रेडिशन के साथ एंशियंट वर्ल्ड की मेजर सिविलाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती थी, सॉरी रखती है आज भी। ये कहना गलत नहीं होगा। Now, let's move to the conclusion of this large topic. I hope you understand all the things that I presented in front of you. So दोस्तों, कंक्लूजन हमारे सामने है। आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिर्फ एक हिस्टोरिकल
चैप्टर के रूप में नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिविलाइजेशन के रूप में समझने की कोशिश की है। हमने देखा कि ये सिविलाइजेशन सडनली अपीयर नहीं हुआ, इसकी फाउंडेशन अर्लियर एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरल कम्युनिटीज़ में डेवलप हुई। हमने देखा कि एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन और रीजनल एक्सचेंज के ग्रेजुअल डेवलपमेंट ने लार्जर सेटलमेंट्स के एमरजेंस का फाउंडेशन प्रिपेयर किया। फिर मैच्योर हड़प्पन पीरियड में अप्रोक्सीमेटली 2600 टू 1900 बीसी हड़प्पन अर्बन सिविलाइजेशन अपने पीक पर पहुंची। हड़प्पन और मोहनजोदड़ो जैसे सिटीज ने ऑर्गेनाइज अर्बन प्लानिंग डेमोन्स्ट्रेट की। धोलावीरा ने सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेट की। कालीबंगन ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के इम्पोर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड किए। लोथल ने क्राफ्ट प्रोडक्शन और लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज को अंडरस्टैंड करने में इम्पोर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड किए। ऑल्सो रिमेंबर दैट डॉकयार्ड। हरप्पन क्राफ्ट्स पीपल ने पोट्री, बीड्स, ज्वेलरी, शेल्स ऑब्जेक्ट्स, फैंसी फैंस और मेटल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस किए। मेटल वर्कर्स कॉपर और ब्रोंज के साथ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज करते थे। स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजरमेंट्स सिस्टम्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सील्स ने राइटिंग, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिस्टिक ट्रेडिशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में वैल्यूबल एविडेंस दिए। और इंडस स्क्रिप्ट, जो आज भी अनडिस्क्रिप्टेड है, हमें याद दिलाती है कि एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में हम जितना जानते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड है। हमने रिलीजन के टॉपिक में भी ये समझा कि आर्कियोलॉजी ह्यूमन फिगरेंस, सील्स, ब्यूरियल्स और ग्रेट बाथ जैसे एविडेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन एग्जैक्ट रिलीजियस बिलीफ्स को कॉन्फिडेंटली रिकंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट है। और फाइनली हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 900 बीसी के बाद हड़प्पन अर्बन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ। ये सडन डिसअपीयरेंस नहीं था गाइस। एनवायरमेंटल चेंजेस, रिवर सिस्टम चेंजेस, एग्रीकल्चरल डिफिकल्टीज, वीकनिंग ट्रेड नेटवर्क्स और पॉपुलेशन मूवमेंट जैसे मल्टीपल फैक्टर्स इस ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते थे। हड़प्पन ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस कंप्लीटली वैनिश नहीं हुई, उन्होंने डिफरेंट रीजनल फॉर्म्स में कंटिन्यू किया गाइस। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टोरी सिर्फ राइज एंड फॉल की स्टोरी नहीं है, ये एक मच लार्जर स्टोरी है। एग्रीकल्चर से अर्बनाइजेशन तक, विलेज से सिटीज़ तक, लोकल एक्सचेंज से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड तक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद भी हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। Guys, एक सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस सिर्फ उसके मोन्यूमेंट्स या बिल्डिंग से डिसाइड नहीं होती, उसकी रियल सिग्निफिकेंस ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक नेटवर्क्स, अडेप्टेशन और कल्चरल डेवलपमेंट में होती है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इन सब एस्पेक्ट्स में एंशियंट साउथ एशिया की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट थी। अगर आपको गाइस ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बताइए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन सा एस्पेक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, जैसे टाउन प्लानिंग, ग्रेट बाथ, इंडस स्क्रिप्ट, ट्रेड या उनकी मिस्टीरियस डिक्लाइन। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड अगेन रिमेंबर माय नेम, योर गाइड एंड योर फ्रेंड Rex. Bye.